गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी। आज है 22 सितंबर 2021 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। रोज की तरह आज फिर से आपके लिए मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ, लेकिन कल वाली क्लास में थोड़ा सा करेक्शन करते हैं क्योंकि मैंने आपको स्टेट के बारे में पूछा था, सेंटर के बारे में नहीं पूछा था, लेकिन वहाँ पे मैंने वर्ड पार्लियामेंट का यूज किया था। तो पार्लियामेंट को लेके जो दो आर्टिकल हैं वो है 73 और 74, राइट। दीज टू आर्टिकल्स आर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे वो स्टेट वाले में और सेंटर वाले में, तो बिकॉज हम लोग पार्लियामेंट वर्ड का यूज किया था। पार्लियामेंट ऑलवेज मीन्स लोकसभा, राज्यसभा ऑल्सो, है ना। प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट होते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि शायद प्रेसिडेंट पार्ट नहीं होते हैं, भैया प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हम लोग कौन कौन से आर्टिकल करने वाले हैं। तो पहला हम आर्टिकल करने वाले हैं इंडिया यूके रिलेशनशिप। थोड़ा सा क्राइसिस आ गया है, रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ गई है, कुछ झगड़ा हो गया किसी बात को लेके हमारे बीच में। वो झगड़ा क्या है, उसका पूरा मुद्दा क्या है, थोड़ा सा हम इसको देखेंगे। जीएस पेपर 2 से आईआर वाले पोर्शन से इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज द वीमेन इनटू एनडीए। जो आपका एग्जाम होता है एनडीए का, इसके अंदर भी अभी वीमेन आर्मी के ज्वाइन कर सकती हैं। तो बहुत बढ़िया खबर है। जो भी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट हैं जिनका भी +2 क्लियर हुआ है, वो आर्मी को ज्वाइन करना चाहती हैं। एक तो जॉब अपॉर्चुनिटी है, ऊपर से कंट्री को सर्व करने की अपॉर्चुनिटी है। तो दोनों अगर आपको ज्वाइन करना है आर्मी, तो आपके लिए भी एक अवेन्यू और खुल गया है। पहले भी था, आप ओटीए के थ्रू जा सकते थे, एसएसबी के क्लियर करने के बाद सीडीएस के थ्रू आप जा सकते थे, लेकिन अभी एक रास्ता आपके लिए और खुल गया है, तो आप एनडीए के थ्रू भी जा सकते हो। इसके बारे में थोड़ी सी आपको मैं बताऊंगा। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज नागालैंड इशू। नागालैंड में, वैसे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पूरा ही, लेकिन नागालैंड एक ऐसा स्टेट है जहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट काफी पुरानी है, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। उसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुआ है। व्हाट इज दैट डेवलपमेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो जीएस पेपर 2 से जो गवर्नेंस वाला पोर्शन है उससे हम इसको कवर कर सकते हैं एक तरह से, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड नेगोशिएशन एंड ऑल दैट। और जीएस पेपर 3 में जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी वाला पोर्शन है, वहां से आपको नक्सलिज्म और सेपरेटिस्ट मूवमेंट, इंसर्जेंसी, वो सारा आपको कवर करना पड़ता है जीएस पेपर 3 वाले पोर्शन से। इसको भी आप कवर कर सकते हो। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज द रिलीजियस डेमोग्राफिक। अभी एक सर्वे आया है, उस सर्वे में इंडिया में अलग अलग जो रिलीजन के लोग रहते हैं उनकी फर्टिलिटी रेट के बारे में, पॉपुलेशन उनकी कैसे चेंज हो रही है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपैरिजन भी किया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। अगला जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी एशियन डेवलपमेंट ने अभी रिपोर्ट निकाली है, जिसमें इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ की जो रेट थी वो उन्होंने, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, क्यों रखी है, क्या रखी है, इन्फ्लेशन वाला एंगल जो है पेंडेमिक के साथ, इसको रिलेट करके हम लोग देखेंगे। जीएस पेपर 3 से इकोनॉमी वाले सेक्शन से कवर करेंगे। और आज का एडिटोरियल पेज होने वाला है दैट इज गोइंग टू अबाउट द ओकस। ओकस एक 3 ट्राइलेटरल एक ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के का, आप सबको पता है इसके बारे में। तो आज का एडिटोरियल इसके बारे में आया है, तो इसलिए क्योंकि ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात नहीं करता तो एक और एडिटोरियल हमारे पास था, हम उसको कवर कर सकते थे। ठीक है, कास्ट सेंसस एंड ऑल दैट। कास्ट सेंसस पहले करवा चुके हैं आपको हम लोग, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया, इसको प्रेफरेंस दी है। ठीक है, तो इसको बारे में देखेंगे। चलिए ज्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा काम की बात करते हैं। काम की बात तो देखो ऐसा है, इंडिया कंसीडर्स रेसिप्रोकल स्टेप्स टू यूकेज क्वारंटाइन रूल्स। देखिए पूरा मुद्दा आपको बताता हूं, थोड़ा सा क्या है, बैकग्राउंड में चलते हैं। इंडिया में जो वैक्सीन लगाई जाती है मोस्टली वो लगाई जा रही है कोविशील्ड। कोविशील्ड वैक्सीन इंडिया में डेवलप हुई है, इंडिया में बनाई जा रही है, डेवलप नहीं हुई है। इसको डेवलप किया यूके ऑक्सफोर्ड, जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है वहां पे, ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर एस्ट्राजेनेका ने किया है। अब वो यूके की कंपनी है। ठीक है, उस यूके की कंपनी ने इंडिया की कंपनी को लाइसेंस दिया, सीरम सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, आपको पता ही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसको दिया था, और इन्होंने कोविशील्ड बनाया। कहने का मतलब यह है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन बनाई गई है वो एज इट इज कॉपी है। किसकी कॉपी है? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कॉपी है। लेकिन यहां पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। देखिए सारी प्रोसेस सेम है, हर चीज सेम है, टेक्नोलॉजी सेम है, सॉल्ट सेम है, एवरीथिंग इज सेम इन एस्ट्राजेनेका एंड कोविशील्ड। उसके बावजूद भी यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम, एस्ट्राजेनेका को और कोविशील्ड को अलग तरह से ट्रीट करता है। कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसको WHO ने ऑलरेडी अप्रूव कर रखा है। उसके बावजूद भी यूके क्या करता है, यूके की अभी जो लेटेस्ट पॉलिसी है उसमें उसने कहा
कि जो लोग इंडिया से यूके के अंदर ट्रेवल करना चाहते हैं और उन्होंने अगर कोविशील्ड लगवाया हुआ है तो हम उनको अनवैक्सीनेटेड ट्रीट करेंगे कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई नहीं है। भैया ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना सरासर। कुछ लोग इसको रेसिज्म भी कह रहे हैं, एनीवेज वो एक अलग मुद्दा रहेगा। लेकिन ऐसा यूके ने बोला है। यूके ने कहा है कि जो आदमी इंडिया से आएगा उसने कोविशील्ड लगवाई है या कि नहीं लगवाई है हमें फर्क नहीं पड़ता है, उनको 10 दिन का क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा। और अगर अपने इस क्वारंटाइन को वायलेट किया तो आपके ऊपर 10,000 और $5,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है एज अ पनिशमेंट। तो इसका मतलब वो कोविशील्ड को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं। अब इंडिया को इस बात से प्रॉब्लम है। इंडिया ने कहा कि हम भी रेसिप्रोकल मेजर्स लेंगे, यूके से आने वाले लोगों को हम भी यहां पे क्वारंटाइन मैंडेटरी करेंगे। तो यूके ने क्या किया, 3 लिस्ट निकाली है। एक निकाली है रेड लिस्ट, एक निकाली है एम्बर लिस्ट और एक निकाली है ग्रीन लिस्ट। तो रेड लिस्ट से आने वाली जो लोग होंगे, जो ऐसी कुछ कंट्री हैं जो रेड लिस्ट से हैं, उनके लिए अलग रूल्स हैं। इंडिया को रखा उन्होंने एम्बर लिस्ट में। एम्बर लिस्ट का मतलब ये है कि आपको जब यूके जाना है तो आपको पहले 2 दिन पहले का नेगेटिव टेस्ट दिखाना पड़ेगा। वहां पे जाने के बाद आपको 5वें दिन भी दोबारा से टेस्ट करवाना पड़ेगा और अगर आपका वो टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो फिर आप क्वारंटाइन से बाहर जा सकते हो। और पहले क्या था, पहले आपको क्वारंटाइन होटल में करना पड़ता था, अभी क्वारंटाइन आप घर पे भी कर सकते हो। तो इंडिया को इससे प्रॉब्लम है क्योंकि इंडिया से बहुत सारे लोग यूके में जाते हैं ट्रैवल करने के लिए। पिछले 3 हफ्ते में ही 20,000 लोगों ने वीजा के लिए अप्लाई किया, मतलब उनका अप्रूव हो गया है टूरिस्ट वीजा पे। मतलब यहाँ पे लोग कोविड से मर रहे हैं और इंडिया वाले जो है टूरिज्म में ही बिजी हैं। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन इंडिया को इससे प्रॉब्लम है। इंडिया ने कहा है कि हम भी रेसिप्रोकल स्टेप लेंगे अगर यूके ने कोविशील्ड को अप्रूव नहीं किया तो। क्योंकि भैया आपकी कंट्री की ही बनाई हुई वैक्सीन है, हमारे कंट्री की होती तो चलो अलग बात है। आपने ही बनाया, आपने ही लाइसेंस दिया और आप ही डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो ये तो हिपोक्रेसी हुई ना। तो इसी वजह से हमारे जो रिलेशन है थोड़े से इधर उधर अभी हो गए हैं। इसके अलावा एक और मजेदार बात आपको बताऊं, कुछ समय पहले इंडिया ने कोविशील्ड की 5 मिलियन डोज, 50 लाख डोज यूके को दी थी, जो यूके के लोगों को ही लगाई गई, वहां के हेल्थ सिस्टम में उसको यूज किया गया। अब उन लोगों का क्या, सेम वैक्सीन जब इंडिया वालों को लगाई जा रही है तो आपको प्रॉब्लम है, लेकिन वही सेम कोविशील्ड वैक्सीन जब यूके वाले लोगों को आप खुद लगा रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ शेयर हिपोक्रेसी। पता नहीं वो दारू पी के उन्होंने ये पॉलिसी बनाया होगा, होश में तो नहीं बनाया है। और इंडिया इसलिए उनको कह रहा है कि भैया होश में आओ, आप देखो आप क्या कर रहे हो, हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा मामला छोटा सा मामला था। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम द आवर डिफेंस फोर्सेस। देखिए हम लोग नेवी की बात नहीं करेंगे, हम लोग एयरफोर्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी वीमेन पार्टिसिपेशन हर जगह पे है। नेवी में 1-2 जगह को छोड़ के एयरफोर्स में हर जगह पे वीमेन पार्टिसिपेशन है। आप कंबाट भी कर सकते हो, आप जो है जूनियर पोजीशन पे भी रह सकते हो, आप सुपरवाइजरी पोजीशन में भी रह सकते हो। नेवी में भी 1-2 जगह को छोड़ के जो शिप्स होते हैं जो ऑपरेशंस में जाते हैं, उसके अलावा नेवी में भी हर जगह वीमेन का पार्टिसिपेशन है। तो यहां पे दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पे है, आर्मी में दिक्कत है। आर्मी में भी वीमेन अलाउड है, लेकिन कुछ खास खास चीजों में, कुछ ट्रेनिंग वाली चीजें होती हैं या कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, कुछ टेक्निकल एरियाज होते हैं। लेकिन कंबाट में, पेट्रोलिंग में, इन्फेंट्री में वीमेन अलाउड नहीं है। उसके अलावा अब इंडिया में जो है दो तरीके थे पहले जहां से वीमेन जा सकती थी आर्मी के अंदर। एक तरीका होता है ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, और दूसरा होता है हमारा जो देहरादून के अंदर जो है आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इसके थ्रू वीमेन वहां पे जा सकती थी। तो एसएससी, शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू वीमेन आर्मी में पहले जा सकती थी। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो भी वीमेन या मैन दोनों जा सकते हैं, जो वहां पे जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनको 10 साल का पीरियड मिलता है। मतलब 10 साल आपको वहां पे सर्व करना पड़ेगा। 10 साल सर्व करने के बाद आप इसको 4 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हो। और उसके बाद आपको जो मैन है यहां पे, उनको परमानेंट कमीशन भी मिल सकता है। परमानेंट कमीशन मतलब वो 20 साल के लिए सर्व कर सकते हैं, क्योंकि जब आप 20 साल के लिए सर्व करते हो ना तभी आपको पेंशन मिलता है। लेकिन 20 साल से कम अगर सर्व करोगे आपको पेंशन नहीं मिलेगा। ध्यान रखना अपनी चीज का। तो वीमेन क्या है, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जा सकती थी, लेकिन उनको परमानेंट कमीशन नहीं मिल रहा था। मतलब ना तो भैया 10 साल के बाद आपको रिटायर होना पड़ेगा, आप 10 साल के वहां पे सर्व कीजिए, वापिस आइए, अब यहां पे दोबारा दूसरी जॉब करिए। तो ये तो खराब है ना चीज।
मतलब 10 साल आपने आर्मी में लगा दिए, वहां पे सर्व किया, आपकी उम्र यहाँ पे 30-32 साल हो गई है, उसके बाद आप दूसरी जॉब ढूंढोगे यार। ना ही आपको पेंशन मिलता है, ना ही आपको कैंटीन की सर्विस मिलती है, ना ही आपको मेडिकल सर्विस मिलती है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ना मेन और वीमेन के बीच में, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोटिस किया, क्योंकि कुछ वीमेन ने पीआईएल लगाया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि जैसे ही मर्दों को, जैसे मेन को, मेल्स को परमानेंट कमीशन मिलता है 10+4 के बाद, हमें भी परमानेंट कमीशन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले में वर्डिक्ट सुनाया था और सरकार को और डिफेंस फोर्सेस को कहा था कि आप वीमेन को परमानेंट कमीशन कीजिए। तो पिछले साल, लास्ट ईयर, परमानेंट कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया था। तो परमानेंट कमीशन वाला तो हो गया, अभी वीमेन परमानेंट कमीशन में जा सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी वीमेन चली जाएंगी। अगर 100 वीमेन अप्लाई करती हैं परमानेंट कमीशन के लिए, तो शायद ये 1 या 2 को ही परमिशन मिलता है, क्योंकि सिर्फ 10 या 15% मेल को ही परमिशन मिलता है शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन में जाने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि उस वर्डिक्ट के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है ऑन द ग्राउंड। लेकिन ठीक है, पॉलिसी का पार्ट तो बन गया। अब एनडीए वाला मामला अभी भी फंसा हुआ था, क्योंकि एनडीए के थ्रू सिर्फ मेन जा सकते थे, मेल जा सकते थे, तो फीमेल को अलाउड नहीं था। लेकिन अभी 5 सितंबर को एग्जाम था। देखिए, एनडीए का एग्जाम ना साल में 2 बार होता है, यूपीएससी इसको कंडक्ट कराता है। 5 सितंबर को एग्जाम था। अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है सुप्रीम कोर्ट को कि माई बाप, अभी आप मुझे थोड़ा परमिशन दीजिए, मई 2022 में जब नोटिफिकेशन आएगा यूपीएससी का, तो हम लोग इसमें वीमेन को भी इंक्लूड करेंगे। क्योंकि आप उनको ओवर अ पीरियड, मतलब ओवरनाइट आप इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हो। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, वहां का जो करिकुलम है उसको चेंज करना पड़ेगा, फिजिकल ट्रेनिंग किस तरह से होगी, कैसी होगी, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो जो कोर्ट ने सरकार को ये चीजें बोली हैं कि जेंडर इक्वालिटी पे फोकस कीजिए, कोर्ट ने सरकार को सीधा सीधा डांट लगाया था कि आप लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हो, 21st सेंचुरी में रहते हो, आप बातें कुछ और करते हो, ग्राउंड के ऊपर कुछ और करते हो। तो आर्मी थोड़ा सा इसको लेके हिचक रही थी वीमेन को कंबाट फोर्सेस में लेके आने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूरी बातें बोली, इक्वालिटी और स्टीरियोटाइप एंड ऑल दैट, तो सरकार ने अभी थोड़ा सा झुक गई है। सरकार ने कहा है कि हम लोग वीमेन को अलाउ करने वाले हैं, लेकिन वो ओवरनाइट नहीं होगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि जो एनडीए के थ्रू जो मेल वहां पे जाते हैं, जब फीमेल वहां पे जाएंगी, उनको ट्रेनिंग कौन देगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे कैसा होगा, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी होगी, करिकुलम कैसा होगा। और यहाँ पे एक बात और भी कही जा रही है कि जो फिजिकल ट्रेनिंग होगी वीमेन की, क्या वो मैन के इक्वल होगी या उनके लिए पैरामीटर थोड़े से कम किए जाएंगे। अब इसके ऊपर भी जो है सवाल उठ रहा है, क्योंकि जो आर्मी के अंदर ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि अगर हम ट्रेनिंग को थोड़ा कम करते हैं तो इससे हमारी कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, और अगर ट्रेनिंग को हम मेल के बराबर रखते हैं तो वीमेन को शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए। डेफिनेटली कुछ वीमेन तो उसको क्लियर कर लेंगी, लेकिन वो मैन और वीमेन के लिए अलग अलग पैरामीटर रखे जाते हैं हर जगह पे। तो इसको लेके भी अभी पूरी तरह से कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो लेट्स होप फ्यूचर में कुछ इसके लिए भी अच्छा सा डिसीजन लिया जाए। लेकिन एक बात तो श्योर है कि अभी वीमेन मई 2022 के बाद यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो हमारे जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, +10+2 के बाद एनडीए का एग्जाम होता है साल में 2 बार, आपके लिए बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है। तो आप अपना थोड़ा सा फिजिकल स्ट्रेंथ पे फोकस करें, सुबह उठें, रनिंग वगैरह किया करें, अपनी डाइट का फोकस करें, थोड़ा सा फिटनेस का ध्यान रखोगे। और थोड़ा सा देखिए, एनडीए का एग्जाम बहुत टफ नहीं आता है। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो फिर, और आपके अच्छे मार्क्स आते हैं +2 में, फिर तो आपको रिटर्न देने की जरूरत नहीं होती, आपका सीधा एसएसबी होता है, 5 दिन का एसएसबी होता है वहां पे। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम हैं या आप आर्ट बैकग्राउंड से हो तो आपको फिर एग्जाम देना पड़ता है। और अगर आप जनरल स्टडीज की तैयारी, जीके वी के अच्छे से पढ़ लेते हो, करंट अफेयर वगैरह तैयार कर लेते हो, तो एनडीए का रिटर्न एग्जाम भी बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, आप उसको इजीली क्लियर कर लेते हो। एसएसबी के लिए आपको थोड़ा सा मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो उस पर आप थोड़ा सा काम कर सकते हो। तो एक तो जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए है ही, और दूसरा अगर आप कंट्री को सर्व करना चाहते हो, एक बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है, बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है। आप डिफेंस फोर्सेस में जाते हो तो आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल अलग ही होती है। तो बहुत शानदार जॉब है, आप सभी को अप्लाई इसमें करना चाहिए। एनीवेज, अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्पेशली नागालैंड से आती है। देखिए, अभी 2 हफ्ते पहले मैं नागालैंड में होके आया हूँ, तो वहाँ के लोगों से जब बात करते हैं तो पता चलता है कि उनके कंसर्न क्या हैं, उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनका हिस्ट्री थोड़ा पता लगता है, तो अच्छा लगता है। जब मैं नागालैंड में गया था तो आई वॉज लिटिल बिट कंसर्नड कि वहाँ पे सिक्योरिटी कैसा होगा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट एंड फॉर द गॉड्स ग्रेस, ऐसा मुझे कुछ फील हुआ नहीं वहाँ पे इनसिक्योरिटी टाइप का। लेकिन वहाँ पे है,
वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं, कुछ ग्रुप ऐसे हैं, सभी नागालैंड के लोग नहीं, कुछ फैक्शन ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सेपरेट नागालैंड की डिमांड करते हैं। देखिए, नागा, जब हम लोगों की बात करते हैं नागा पीपल, तो ये कोई एक ट्राइब नहीं है। नागालैंड में रहने वाले जितने लोग हैं सबको नागा पीपल कहा जाता है और उनकी लैंड को कहा जाता है नागालैंड। राइट इन दिस पॉइंट। और वो सब नागालैंड में नहीं रहते हैं, कुछ नागा पीपल आसाम में भी रहते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे। कुछ नागा पीपल मिजोरम में भी रहते हैं, कुछ नागा पीपल मणिपुर में भी रहते हैं। तो एक डिमांड है, वो कहते हैं कि ये जो भी नागा लोग रहते हैं इनका एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए जिसे कहा जाता है ग्रेटर नागालिम, ग्रेटर नागालिम। तो वो खुश नहीं है नागालैंड से, उनको चाहिए बड़ा नागालैंड जहां पे सारे के सारे नागा लोगों को आप इंक्लूड कर सको। अब ये पूरा मुद्दा क्या है, उस पूरे मुद्दे से देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि नागालैंड में जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे जो अलग स्टेट की डिमांड करते हैं, अलग कंट्री की डिमांड करते हैं, उनसे अभी मुलाकात की है किसने, आसाम के चीफ मिनिस्टर ने, शर्मा जी ने उनसे मुलाकात की है। उसका कुछ खास कंक्लूजन तो नहीं निकल पाया, मुलाकात तो जिन्होंने की है मीटिंग, लेकिन आपको मुद्दा थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी वाले पोर्शन से आपको ये कवर करना रहता है। देखिए, बात बहुत पुरानी है, वैसे भी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो डेफिनेटली उनका कल्चर, फूड हैबिट्स, लैंग्वेज वो बिल्कुल डिफरेंट है मेनलैंड इंडिया से। तो इसीलिए दे वर नेवर अ पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो 1918 में जब अलग स्टेट की उन्होंने डिमांड करना शुरू किया तो 1918 में नागा क्लब बनाया गया कोहिमा में, नागा क्लब। नागा क्लब का क्या कहना था, नागा क्लब का कहना था कि देखिए हमारा कल्चर अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, इसलिए वी डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, हमें आप सेपरेटली ट्रीट कीजिए। इवन जब साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन का भी उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा था साइमन कमीशन को, आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, हम अपने कल्चर के हिसाब से, अपने ट्रेडिशंस के हिसाब से अपने आप को खुद मैनेज कर लेंगे। तो उन्होंने साइमन कमीशन का भी विरोध किया था। उसी समय 1930s में, 1940s में एक लीडर वहां पे निकल के आया जिनका नाम था अंगामी जापो फिजो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अंगामी जापो फिजो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो ये नागालैंड से रिलेटेड है। ये एक फ्रीडम फाइटर भी आप इनको कह सकते हो, क्योंकि जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, आजाद हिंद फौज, इसमें इन्होंने सुभाष चंद्र की उनकी तरफ से लड़े थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो एक फ्रीडम फाइटर भी हैं। तो 1946 में नागा क्लब का नाम चेंज करके नागालैंड नेशनल काउंसिल रख दिया और इन्होंने अपने लिए एक सेपरेट कंट्री की डिमांड की। इन्होंने कहा कि हम इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, हमारा एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारा सेपरेट फ्लैग होना चाहिए, वी डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, वी वांट अ इंडिपेंडेंस कंट्री एज अ नागालिम। तो 14 अगस्त 1947 को इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। इंडिया का इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को डिक्लेयर होता है, तो इन्होंने एक दिन पहले ही डिक्लेयर कर दिया। तो जब इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया तो उसके बाद थोड़ा वहां पे वायलेंस वगैरह हुए, तो 1948 में इनको अरेस्ट कर लिया गया, फिजो को इनको अरेस्ट कर लिया गया। 1950 में इनको रिलीज कर दिया गया। 1952 में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी से मुलाकात की और नेहरू जी से इन्होंने कहा कि देखिए सर, हमारा कल्चर अलग है, हमारा हिस्ट्री बिल्कुल अलग है, हम आप इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, हमारा सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारा सेपरेट फ्लैग होना चाहिए। अगर आप हम ये दे सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं दे सकते तो हम लोग वायलेंस करेंगे। तो नेहरू जी ने इनकी डिमांड को मना कर दिया और फाइनली 1952 में वहां पे वाइड स्प्रेड वायलेंस हुआ, वाइड स्प्रेड वायलेंस हुआ। और जब वायलेंस हुआ तो डेफिनेटली उनको अरेस्ट कर लिया गया, फिजो को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद इनको दोबारा से जब रिलीज किया गया तो ये जो है भाग के बांग्लादेश चले गए और बांग्लादेश से चले गए लंदन में। तो लंदन से ही यहाँ पे इंडिया में अपनी एक्टिविटी करते रहे। बाद में फिर 1975 में जब उसके बाद 1958 में इंडिया ने क्या किया, अप्सपा, AFSPA, अप्सपा को नागालैंड में अप्लाई कर दिया, इस एक्ट को हम लोगों ने पास कर दिया। तो जब वहां पे इंडियन जो प्रेजेंस है सिक्योरिटी फोर्सेस की बढ़ने लगी तो 1975 में शिलोंग अकॉर्ड किया गया। शिलोंग अकॉर्ड के थ्रू उन्होंने अपनी कुछ डिमांड को कम किया, लेकिन इसी NNSC के अंदर, नेशनल नागालैंड काउंसिल के अंदर, कुछ लोग ऐसे थे जो शिलोंग अकॉर्ड से खुश नहीं थे। उन्होंने अपना एक सेपरेट ग्रुप बना लिया, उन्होंने अपना सेपरेट ग्रुप बना लिया और सेपरेट ग्रुप का नाम रखा नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफ नागालैंड। देखिए, जब ये शिलोंग अकॉर्ड किया गया 1975 में तो मिस्टर मिजो थोड़ा बूढ़े हो गए थे, और जब एक बूढ़ा आदमी हो जाता है तो थोड़ा सा कम एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन ये जो लोग थे, चिसुसु, मीवा और खापलांग, ये यंग थे, इनके अंदर जोश था।
तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग फिजो साहब आपकी बात नहीं मानेंगे, हालांकि हम आपके ही स्टूडेंट हैं, लेकिन आपकी बात नहीं मानेंगे, हम लोग अपना सेपरेट ग्रुप बनाएंगे। तो इन्होंने बनाया NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। बाद में इनके बीच में भी झगड़ा हो गया और खापलांग भाई साहब ने अलग ग्रुप बना लिया और आइजक मीवा ने अलग ग्रुप बना लिया 1988 में। तो NSCN आइजक मीवा और NSCN खापलांग। बाद में खापलांग ग्रुप ने गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट किया, उन्होंने अपने हथियारों वगैरह को डाल दिया, सरेंडर कर दिया। लेकिन ये जो आइजक मीवा हैं ये अभी भी लड़ रहे हैं, वो अभी भी डिमांड कर रहे हैं। इसको लेके ही 2015 में एक अग्रीमेंट भी किया गया था। हालांकि इस अग्रीमेंट का कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी डिमांड नहीं छोड़ी। उनका कहना है कि हमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, सेपरेट फ्लैग चाहिए, उसके बिना हम लोग किसी भी बात पे अग्री नहीं करेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेफिनेटली नहीं दे सकती है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है। तो रिसेंट डेवलपमेंट यही हुआ, आसाम के चीफ मिनिस्टर और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर इनसे मिले कहीं होटल में, कोहिमा वगैरह में, दिल्ली में भी मिलते रहते हैं, लेकिन अपनी डिमांड पे अड़े हुए हैं, सरकार अपनी डिमांड पे अड़ी हुई है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफली मैंने आपको बताया, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप इस इशू को थोड़ा पढ़ें, क्योंकि सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है आपके जीएस पेपर 3 का बहुत इंटीग्रल पार्ट है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरव्यूज वगैरह में, मेंस में। जैसे कश्मीर वाला मुद्दा वो भी आपको पढ़ना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है ये भी आपको पढ़नी चाहिए, नक्सलिज्म आपको पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये आपका पूरा मुद्दा जीएस पेपर 3 का पार्ट होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसी बहाने से सोचा आपको आज एक नया टॉपिक करवा देता हूँ। हालांकि एक टॉपिक बहुत ब्रॉड है, ठीक है, ब्रीफली जितना समझ में आया तो ठीक है, कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे और आप लोग इसको सेपरेटली अपने नोट्स में भी पढ़ सकते हो। चलिए, अगली जो न्यूज आती है वो आती है भैया, फर्टिलिटी रेट ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स कन्वर्जिंग। स्टडी ने कहा है कि हिंदूज और मुस्लिम की जो फर्टिलिटी रेट है, जो वीमेन बच्चे पैदा करती हैं, वो धीरे धीरे काफी क्लोज आ रहे हैं, काफी क्लोज आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कहा है। देखिए, इनिशियली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय में मुस्लिम्स की जो फर्टिलिटी रेट थी दैट वाज मोर देन द हिंदूज। इंडिया के जो मुस्लिम हिंदूज की जो फर्टिलिटी रेट थी दैट वाज अराउंड 3.3 ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड लेटर ऑन इट केम टू, अभी ये जो प्रेजेंटली है 2.1 है। हिंदूज की जो फर्टिलिटी रेट है 2.1 है, मुस्लिम्स की जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.6 है। 1992 से लेकर 2015 के बीच में 4.4 से 2.6 हो गई, हिंदूज की 3.3 से 2.1 हो गई। अभी दोनों की कितनी है, 2.6 एंड 2.1। इसका मतलब इनके बीच में गैप बहुत कम है। हिंदूज की जो फर्टिलिटी रेट है वो ऑलमोस्ट रिप्लेसमेंट लेवल पे चली गई है, मुस्लिम्स की थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन काफी ज्यादा ड्रास्टिकली इसमें चेंज आ रहा है। अब जो लेटेस्ट सेंसस होगा 2021 में, डेफिनेटली इसमें उनकी जो रेट है वो 2.1 से भी नीचे चली गई होगी, ऐसा बोला जा रहा है। तो एक तो ये चीज है यहाँ पे निकली, मतलब इसको ये जो 2.1 है फर्टिलिटी रेट का मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट जो 2.1 होती है इसको रिप्लेसमेंट लेवल बोलते हैं। 2.1 का मतलब होता है कि जो एक वीमेन होती है अपने प्रोडक्टिव पीरियड में वो कितने बच्चे पैदा करती है। तो 2.1 अगर वो बच्चे पैदा होते हैं एक वीमेन से, इसका मतलब रिप्लेसमेंट लेवल पे है। तो जो पेरेंट्स होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, उनको 2 बच्चे पैदा करने चाहिए, ऐसा एक आइडियल परसेंटेज होता है 2.1। अब ये 2.1 क्या है, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे तो डिलीवरी के दौरान भी मर जाते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने 2.1 रखा हुआ है, 2 नहीं रखा हुआ है, राइट, क्योंकि वो 0 करना बहुत मुश्किल है इंडिया जैसे कंट्री में। और ये रिसर्च किसने की है, ये की है प्यू रिसर्च सेंटर ने, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वॉशिंगटन डीसी में ये से है। ठीक है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। तो इन्होंने कहा है कि गैप इन चाइल्ड बियरिंग बिटवीन इंडियाज रिलीजियस ग्रुप आर मच स्मॉलर देन दे यूज्ड टू बी। जितना पहले गैप हुआ करता था उसके कंपैरिजन में अभी काफी कम हो गया है। ठीक है, एवरेज फर्टिलिटी की बात करें तो इंडिया की अभी वो 2.2 है, हिंदूज की अगर बात करें तो वो 2.1 है, मुस्लिम्स की अगर बात करें तो वो 2.6 है। क्रिश्चियन की सबसे ज्यादा कम है, क्रिश्चियन की जो है वो 2.1 से भी कम है, अराउंड 1.7। ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर में सबकी पॉपुलेशन बढ़ी है, हर रिलीजन की पॉपुलेशन बढ़ी है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। एक को छोड़ के, पारसीज को छोड़ के, पारसीज का एब्सोल्यूट नंबर कम हुआ है। 1951 में इंडिया में 1,10,000 पारसी हुआ करते थे, अभी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 60,000 पारसी ही रह गए हैं। पारसीज की पॉपुलेशन कम हो रही है, इसके अलावा हर रिलीजन की पॉपुलेशन एब्सोल्यूट नंबर में इंक्रीज हुई है। और क्योंकि इंडिया में हम लोग मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस देते हैं, जिसकी वजह से बहुत इन्फेंटिसाइड भी होता है इंडिया में और सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन भी करवाया जाता है। तो इसी पीरियड के दौरान लगभग 2 करोड़ लड़कियां
पैदा नहीं हो पाई इंडिया में। अगर सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन ना होता, इन्फेंटिसाइड ना होता, तो इंडिया में अभी 2 करोड़ लड़कियां एक्स्ट्रा और हो सकती थी। तो देखिए कितना ज़्यादा ये हम लोग यहाँ पे मेल को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये भी एक रीज़न कहीं भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जिससे फर्टिलिटी कम हो गई है। बिहार और उत्तर प्रदेश में अभी भी फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, 3.4 एंड 2.7। इस रिपोर्ट में ये निकल के आया कि माइग्रेशन से कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन हल्का फुल्का इंपैक्ट पड़ता है, जैसे केरला वगैरह में। केरला से बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट कंट्री में जाते हैं काम करने के लिए माइग्रेशन में, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल माइग्रेशन का कोई बहुत ज्यादा रोल यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा जब हम लोग हिंदूज की बात करते हैं, हिंदू पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो इसमें कुछ कम्युनिटीज को हिंदू कम्युनिटी ना तो वो किसी रिलीजन का पार्ट नहीं है, किसी भी रिलीजन का पार्ट नहीं है, वो कुछ ट्राइबल लोग हैं, उनके अपने कल्चर्स हैं, अपने उनके ट्रेडिशंस हैं। जैसे सारनास, ठीक है, 5 मिलियन लोग हैं, 5 मिलियन लोग हैं। गोंडा 1 मिलियन और सारी धर्मा 5,10,000 के आसपास इनकी पॉपुलेशन है। ये किसी भी रिलीजन का पार्ट यहाँ पे नहीं है। इस रिपोर्ट में ये भी सामने निकल के आया है कि रिलीजन कन्वर्जन जो होता है, इससे भी हमारी पॉपुलेशन पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। एक दो अगर आप स्टेट को छोड़ दो जैसे नागालैंड वगैरह, उसके अलावा रिलीजन से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है इंडिया की पॉपुलेशन पे। तो देख कुछ चीज़ें जो यहाँ पे बताई गई हैं, आप इस टेबल में भी कंप्लीटली देख सकते हो कि 1992 से लेके 2015 के बीच में इंडिया में जो चेंजेस हुए हैं, तो मुस्लिम्स जो है 4.4, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं हिंदू 3.3, क्रिश्चियन 2.9, 2.9, 2.9। तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट है जो 2015 में घट के 2.6, 2.12, 1.7 आप देख सकते हो। जैन में तो 2.1.2 है भैया, पॉपुलेशन कम हो रही है इनकी, तो कम से कम आपको 2.1 तो चाहिए रिप्लेसमेंट करने के लिए। तो क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सिख सबकी जो है 2.1 से कम है, मुस्लिम्स की 2.6 है और हिंदू की 2.1 है। तो 2021 में देखिए, अभी तो 2015 का डेटा है ना, तो जब 2021 का डेटा आएगा तो ये लगभग ऑलमोस्ट सेम हो चुके होंगे, 2.1 हो चुके होंगे दोनों। तो ऑलमोस्ट रिप्लेसमेंट लेवल पे है। और इंडिया में 2050 से 2045 तक हो सकता है इंडिया की पॉपुलेशन भी स्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि रिप्लेसमेंट लेवल पे जब आप चले जाते हो तो आपको पॉपुलेशन स्टेबल जल्दी हो जाती है। चलिए अगली जो न्यूज आती है वो आती है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से आती है। इन्होंने अभी एक रिपोर्ट निकाली है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, जिसमें इन्होंने इंडिया की GDP ग्रोथ को प्रिडिक्ट किया है कि वो 10% तक रहेगी। पहले इन्होंने 11% बोला था, लेकिन अभी उसको घटा के 10% कर दिया है। क्यों किया है, इसके इन्होंने कई सारे रीजंस दिए हैं। हालांकि जो RBI है, इंडिया का RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने इंडिया की जो GDP ग्रोथ है उसको 9.5% रखा है। मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक की को इंडिया से ज्यादा उम्मीद है एज कंपेयर टू RBI। ठीक है, अब इसका कुछ रीजन उन्होंने दिए हैं। एक रीजन उन्होंने दिया है पेंडेमिक। इंडिया में वैक्सीनेशन बहुत कम लोगों का हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा डर लग रहा है कि फ्यूचर में 3rd वेव भी आ सकती है, 4th वेव भी आ सकती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी हिट हो सकती है। तो उस फ्यूचर में जो होने वाला है उसको लेके इन्होंने 1% यहाँ पे कम कर दिया है। ठीक है, एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन है यहाँ पे जो डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है इंडियन इकोनॉमी में आज के समय में, उसकी वजह से इन्होंने GDP को थोड़ा सा कम कर दिया है। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल आप बात करो तो एशियन डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है एज कंपेयर टू RBI। अब यहाँ पे इन्होंने 2-3 चीजें बोली हैं। एक चीज उन्होंने बोली है कंजप्शन। देखिए आपकी GDP को 2-3 चीजें ड्राइव कर सकती हैं। जब इकोनॉमी में डिमांड होती है तो GDP ग्रोथ करती है, क्योंकि देखिए जितना डिमांड होगा उतना ही प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्रोडक्शन होगा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, प्रोडक्शन होगा तो आपका परचेसिंग पावर बढ़ेगा। तो डिमांड इज अ प्राइमरी फैक्टर, लेकिन डिमांड बढ़ने में समय लगता है। जैसे अभी सेकंड वेव था, तो सेकंड वेव में डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई थी, तो वो डिमांड को कैचअप करने में धीरे धीरे समय लगेगा। कंजप्शन बोलते हैं जिसको, है ना, कंजप्शन मतलब डिमांड। लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर इंडिया की GDP को ड्राइव करेंगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है रोड्स बना रही है ना, ब्रिजेस बना रही है, पोर्ट्स बना रही है, तो गवर्नमेंट जो भी एक्टिविटी करती है उसको गवर्नमेंट स्पेंडिंग बोलते हैं। और एक्सपोर्ट सेक्टर, तो इंडिया की इकोनॉमी को अभी कुछ समय तक कंजप्शन नहीं ड्राइव करेगा, बल्कि एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्राइव करेगा। अगर जितना गवर्नमेंट अपने इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्पेंड करेगी उतना ही इंडिया का GDP ग्रोथ होगा। ऊपर से मॉनसून अगर डेफिसिट हो जाता है तो ये भी हमारे GDP को
के ऊपर फर्क पड़ता है। देखिए इंडिया का जो इकोनॉमी है ना भैया, मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है मोस्टली। कहा जाता है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ गैम्बल ऑन मॉनसून। जब मॉनसून डेफिसिट होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और जब मॉनसून अच्छा होता है, अबव एवरेज होता है, तो इन्फ्लेशन कम हो जाता है। तो मॉनसून को डेफिसिट 2021 में मॉनसून थोड़ा सा डेफिसिट है, जिसकी वजह से इन्होंने ये टारगेट को 11% से 10% कर दिया है। ठीक है, तो ये राइजिंग फ्यूल ऑयल का मैंने बता ही दिया सारी की सारी चीजें, क्योंकि जब फ्यूल का प्राइस हाई होता है तो ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस भी हाई हो जाता है। भैया डीजल पेट्रोल जितने महंगे होंगे तो अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो कॉस्ट बढ़ गई है वो तो कंज्यूमर ने ही चुकानी होती है, कंज्यूमर ही उसको पे करता है। तो जिसकी वजह से सारी चीजें यहां पे हैं। अगर इंडिया को अपना जीडीपी प्रॉपर तरीके से काम करना है, लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। जो हम लोग ड्यूटी लगाते हैं, टैक्सीज लगाते हैं तेल के ऊपर, इसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा। और इंडिया और सरकार को कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे इंडिया के अंदर डिमांड बढ़े। ये 3-4 चीजें हैं जो हमारी जीडीपी को ग्रोथ देने वाली हैं आने वाले समय में। एशियन डेवलपमेंट के बैंक के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, इसको 1966 में एस्टेब्लिश किया गया था। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। रिसेंटली अभी प्रेजेंटली जो है 67 मेंबर्स हैं इसमें, एशिया पैसिफिक रीजन के। जापान सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, उसके बाद अमेरिका है, चाइना है और इंडिया है। तो ये भी आपको यहाँ पे देख लेना चाहिए। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो मैं हमेशा प्रोवाइड करवाता ही हूँ आपको। चलिए, ये आप स्लाइड यहाँ पे देख सकते हो कि रिसेंटली इंडिया के केस में एडीबी ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा स्लाइड यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, चलिए उसके अलावा देखते हैं आज का एडिटोरियल क्या कहता है। आज के एडिटोरियल से पहले आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर कर देता हूं मैं। देखिए ये है इधर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आपका आ जाता है यूके, यहाँ आता आपका यूएसए, और इधर आपका आ जाता है फ्रांस। ठीक है, अब और ये है भैया आपका चाइना। अब इन सभी के अंदर क्या कॉमन है? इन सब के अंदर कॉमन है चाइना, क्योंकि सभी चाइना की एक्सपेंशन से घबराए हुए हैं, इसीलिए वो आपस में ग्रुपिंग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशनशिप कुछ समय तक पहले बहुत बढ़िया हुआ करते थे, लेकिन पेंडेमिक से थोड़ा पहले इनके रिलेशन बिगड़ना शुरू हो गए। पेंडेमिक ने उस आग में घी डालने का काम किया, और आज के समय में ऑस्ट्रेलिया के और चाइना के रिलेशनशिप काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। हालांकि चाइना ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, क्योंकि चाइना से जो ऑस्ट्रेलिया से जो ऑयल वगैरह, सॉरी ऑयल कह रहा हूँ, कोल और मिनरल्स हैं, वो सीधा चाइना में ही एक्सपोर्ट होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया चाइना को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। खैर, अब यहां पे ये पैसिफिक ओशन है, चाइना पैसिफिक ओशन में डोमिनेट करना चाहता है। नॉट ओनली पैसिफिक ओशन बट इंडियन ओशन में भी डोमिनेट करना चाहता है। अब पैसिफिक ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए, फ्रांस के लिए, ब्रिटेन के लिए, क्योंकि यहां से उनका ट्रेड होता है ना। क्योंकि मिडल ईस्ट से, यहाँ पे ईरान वगैरह से, इधर सऊदी से, मिडल ईस्ट से जो भी तेल आता है वो यहाँ से होता हुआ, मलक्का स्टेट से होता हुआ वो अमेरिका जाता है और यूरोप जाता है। ये सबको पता है, पहले भी हम आपको करवा चुके हैं। तो चाइना यहाँ पे है एक कॉमन दुश्मन टाइप का, समझ लीजिए, क्योंकि चाइना ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब इतनी ज्यादा पावरफुल हो गया तो वो भी अपना इन्फ्लुएंस वहां पे जमाना चाहता है। जैसे हम लोग इंडिया में बात करते हैं ना, विश्व गुरु की बात करते हैं कि इंडिया विश्व गुरु था, हमें इंडिया को दोबारा से विश्व गुरु बनाने की जरूरत है, इंडिया को दुनिया का नंबर 1 कंट्री बनने की जरूरत है दोबारा से। ऐसे ही बातें कुछ कुछ चाइना में भी की जाती हैं। तो चाइना भी अपने आप को विश्व गुरु मानता है, और चाइना भी उसी मामले में आगे बढ़ रहा है। वो चाहता है कि मेरा डोमिनेंस हो पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में। ठीक है, तो चाइना और यूएसए के बीच में अभी खटपट चल रही है। अब इस पूरे मामले को लेके क्या था, कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया ने और फ्रांस ने आपस में एक डील की थी 2016 में, और इस डील के तहत, ये भैया काफी बड़ी डील थी, अराउंड $66 बिलियन की डील की गई थी, जिसमें फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को कुछ सबमरीन सप्लाई करने वाला था। लेकिन वो सबमरीन जो है वो डीजल सबमरीन थी। अभी हुआ कुछ ऐसा कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के और चाइना के रिलेशन थोड़े खराब हो गए हैं और डीजल सबमरीन से काम नहीं चलने वाला है, तो ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ अपनी उस डील को कैंसिल कर दिया, और इसने क्या किया, यूएसए और यूके के साथ मिलकर एक नया अग्रीमेंट किया, एक नया अलायंस बनाया, जिसे कहा जाता है ओकस, AUKUS, ऑस्ट्रेलिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, जिसकी वजह से फ्रांस के साथ भी उसके रिलेशन थोड़े खराब हो गए हैं। तो ये पूरे का पूरा मामले की बैकग्राउंड मैंने आपको दे दी है, हालांकि आपको पहले से पता ही है। तो इसी पूरे मामले को लेके आज का एडिटोरियल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्या कहता है एडिटोरियल, थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफली, क्योंकि मेजरली चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए ट्राइलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। ध्यान रखना, ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, इकोनॉमिक एग्रीमेंट नहीं है।
अगर एग्जाम में पूछ ले, इट्स अ सिक्योरिटी पैक्ट नॉट एन इकोनॉमिक पैक्ट। उसके अलावा क्योंकि क्वाड की मीटिंग होने वाली है अभी 2 दिन बाद, परसों क्वाड की मीटिंग होगी। क्वाड की मीटिंग से पहले जब ये अग्रीमेंट किया गया है तो क्वाड के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये भी देखने वाली बात है। हालांकि इंडिया ने कहा है कि क्वाड का और ओकस का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, क्योंकि इंडिया ओकस का पार्ट नहीं है, तो क्वाड के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं होने वाला है, ऐसा इंडिया का कहना है। अब देखिए यहां पे होगा क्या, चाइना क्योंकि इंडिया के लिए भी सरदर्द बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, जापान के लिए भी, ब्रिटेन के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, तो ये कंट्रीज जो है आपस में एक्सरसाइज करती हैं, नेवल एक्सरसाइज करती हैं। जैसे मालाबार एक्सरसाइज की गई थी, हम लोगों ने 2021 में मालाबार एक्सरसाइज की थी। कहां पे की थी? वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में की थी, फिलीपींस वगैरह के आसपास। अगस्त 26 और 29 को मालाबार एक्सरसाइज हम लोगों ने की थी। अभी 2-4 दिन पहले ही HMS क्वीन एलिजाबेथ, जो कि ब्रिटेन का सबसे बड़ा एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो उसने इंडिया के साथ एक्सरसाइज किया, फिर सिंगापुर के साथ किया, मलेशिया के साथ किया, साउथ चाइना सी से होते हुए जापान में चला गया, जिसकी वजह से भी चाइना के बीच में और यूके के रिलेशन काफी ज्यादा खराब हो गए थे कुछ समय पहले, अभी भी खराब ही हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। एनीवेज, तो इस तरह की प्रैक्टिस जब की जाती है तो सबसे बड़ा इंपैक्ट किसको पड़ता है? चाइना को पड़ता है। चाइना को बड़ा मिर्ची लगता है भैया जब ऐसा कुछ होता है तो, ठीक है, वो सारी सारी चीजें हैं। उसके अलावा कुछ समय पहले फ्रांस, यूके, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी मिलकर एक बे ऑफ बंगाल के अंदर एक्सरसाइज की थी। इस एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है? बेसिकली वो अपने कोऑर्डिनेशन को चेक करते हैं। एक्चुअली कोई बमबारी नहीं होती है, अपने सिर्फ कोऑर्डिनेशन को चेक करते हैं, मिसाइल सिस्टम को चेक करते हैं, वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें चेक की जाती है। एक तरह का मॉक ड्रिल होता है, मॉक ड्रिल एक तरह का होता है। तो ये एक्सरसाइज इन्होंने की गई थी क्योंकि चाइना को ध्यान में रख के ही सारी कंट्री फ्यूचर का सोच रही हैं, अगले 20, 30, 50 साल का। अगर युद्ध हुआ फ्यूचर में तो हम लोग चाइना को कैसे टैकल करेंगे, बेसिकली मुद्दा ये है। हालांकि इनका ये कहना है कि हम लोग इसको पीस और स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, ताकि जो पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, उसके अंदर पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। सारा मुद्दा यहाँ पे इंडो पैसिफिक का है। इंडो पैसिफिक का मतलब होता है वेस्टर्न पैसिफिक और इंडियन ओशन। तो इस पूरे मामले में, इस पूरे एरिया में हम लोगों को पीस और स्टेबिलिटी करना है, ठीक है। ये पूरे का पूरा थोड़ा सा यहाँ पे इशू था। अब जापान भी चाइना के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं, पहले से ही थे। तो क्योंकि जब चाइना ज्यादा स्ट्रांग हुआ, अपनी वो आंखें दिखाने लगा, तो जापान ने भी अपने डिफेंस बजट को बढ़ा दिया, ताइवान ने भी अपने डिफेंस बजट को बढ़ा दिया। ताइवान वाला एंगल भी यहाँ पे है। चाइना बार बार ताइवान को धमकी देता रहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा, जिसकी वजह से जापान भी थोड़ा सा डरा हुआ है। तो जापान ने भी अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, क्योंकि चाइना यहाँ पे सबको एक थ्रेट यहाँ पे आ रहा है। अब ऑकस के अंदर क्या होगा? ऑकस के अंदर यूएसए और यूके अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और सबमरीन को देने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया को, जिसमें जैसे हार्पून एंटी टैंक मिसाइल हो गया, मार्क 48 टॉर्पीडोज हो गए, वर्जिन क्लास वेसल्स हो गया, और यूके का एस्ट्यूट क्लास हो गया। ये यूके की और अमेरिका की सबसे बड़ी, सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स हैं। तो जब इनको ये सप्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया को, तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया का डिफेंस सिस्टम भी स्ट्रांग होने वाला है। उसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन थी एंजूस, अभी तो खत्म हो गई एंजूस, क्योंकि न्यूजीलैंड इससे बाहर हो गया। न्यूजीलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि न्यूजीलैंड का कहना है कि देखिए मैं आपके चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि न्यूजीलैंड न्यूक्लियर वेपन्स को अपोज करता है बुरी तरह से, ठीक है, और यूएसए उसको सपोर्ट करता है, इसीलिए न्यूजीलैंड इससे बाहर हो गया था पहले, ठीक है। ब्रिटेन भी इंडो पैसिफिक को लेके थोड़ा सा कंसर्न है। एक ग्रुप होता है 5i। 5i के अंदर कौन कौन सी कंट्री होती हैं? कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके और ब्रिटेन और यूएसए, ठीक है। ये 5 कंट्री हैं जिसे I5 कहा जाता है। 5i इसे बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इंटेलिजेंस वगैरह शेयर करने के लिए इसको बनाया गया था। तो पहले से ही इन कंट्री के बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं है कि पहली बार है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और यूके ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। तो जब इनको लगा कि चाइना उनको थ्रेट कर रहा है, उनकी हेजेमनी को थ्रेट कर रहा है, तो सभी के सभी लोग एक साथ आ गए। देखिए कोई भी पसंद नहीं करेगा कि आपकी चाहे आपस में जितने मर्जी झगड़े हों, लेकिन बाहर का आदमी अगर आपको डोमिनेट करने लगेगा तो आप एक हो जाते हो, ऐसा होता है ना, ऐसा ही कुछ हो रहा है बेसिकली। तो फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनका भी कुछ एंगल बनता है। कुछ समय पहले जब ऑस्ट्रेलिया ने बिडिंग किया था सबमरीन वगैरह को खरीदने के लिए, तो जापान ने भी प्रपोज किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जापान वाले उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके उसको फ्रांस को दे दिया था, क्योंकि फ्रांस की जो सबमरीन है वो जापान से अच्छी हैं।
तो ऑस्ट्रेलिया के बीच में और फ्रांस के बीच में रिलेशन था जो सबमरीन को लेके, हालांकि अब इसको अभी रद्द कर दिया है। चाइना क्या कहता है यहाँ पे? चाइना तो डेफिनेटली अपोज करेगा ही, लेकिन इससे चाइना की हिपोक्रेसी दिखती है, क्योंकि चाइना खुद अपने पैसिफिक ओशन में और अपनी कंट्री में एडवांस सबमरीन बना रहा है। मतलब खुद करो तो ठीक है, दूसरा करे तो ठीक नहीं है। मतलब आपका कुत्ता तो टॉमी है, दूसरे का कुत्ता जो है वो कुत्ता है, इस तरह की जो कुछ बातें चाइना कर रहा है, तो इट्स अ हिपोक्रेसी। तो चाइना को कोई भी मोरल हक नहीं बनता कि वो ओकस को लेकर सवाल उठाए या ऑस्ट्रेलिया को अपोज करे। यहां पे इस एडिटोरियल में ये कहा गया है। इंडिया का इसमें क्या एंगल है? देखिए, इंडिया का एंगल थोड़ा आपको बता देता हूं। इंडिया में अभी सिर्फ एक न्यूक्लियर सबमरीन है, INS अरिहंत, और ये इंडिजेनस है, मतलब इंडिया ने खुद बनाई है, इंडिजेनस है। इसके अलावा इंडिया में कुछ और छोटी मोटी सबमरीन भी हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड सिर्फ एक ही है। हालांकि इंडिया 3 और नहीं डेवलप कर रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया ये जो ओकुस बनाया गया ना, इससे ओकुस से इंडिया का क्या एंगल है? इंडिया का एंगल ऐसा है कि जब अमेरिका और ब्रिटेन जब वो ऑस्ट्रेलिया को एडवांस टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में वो इंडिया को भी ये टेक्नोलॉजी दें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो न्यूक्लियर पावर नहीं है, इंडिया तो न्यूक्लियर पावर है। और इंडिया और चाइना डायरेक्ट कन्फ्रंट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया तो डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं करता है। तो हो सकता है फ्यूचर में इंडिया को भी ये एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाए जो अभी ऑस्ट्रेलिया को मिल रही है। तो ये जो सबमरीन्स हैं जो यूके और यूएसए सप्लाई करेगा, हालांकि 2040 तक ही सप्लाई होंगी, अभी 20 साल का समय है उसके अंदर, लेकिन डिफेंस टेक्नोलॉजी है, लॉन्ग टर्म में डील किया जाता है। तो हो सकता है फ्यूचर में आने वाले 10-20 साल में इंडिया को भी ये एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाए। तो उससे क्या होगा, इंडो पैसिफिक में एक नया बैलेंस हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक में अभी आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब फ्रांस के और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप थोड़ा खराब हो गए हैं, तो हो सकता है फ्रांस अभी इंडिया के ज्यादा क्लोज आ जाए। हालांकि फ्रांस और इंडिया पहले से काफी क्लोज हैं। हो सकता है फ्रांस की जो थोड़ी और एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को ट्रांसफर कर दे, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके रिलेशन अभी कुछ समय के लिए खराब यहां पे हो गए हैं। ठीक है, तो यही पूरा मामला था। अगर हम लोग थोड़ा सा साउथ चाइना सी को आपको दिखाऊं, तो ये जो इसको कहते हैं 9 डैश लाइन, ठीक है, यहाँ पे आता है सिंगापुर। तो ब्रिटेन का जहाज भैया, ये मलक्का स्टेट है, इसे कहते हैं मलक्का स्टेट, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, और ये चाइना की दुखती रग भी है, क्योंकि जो मलक्का स्टेट को कंट्रोल करेगा वही चाइना में ऑयल की सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो यहाँ से होता हुआ ब्रिटेन का शिप मलेशिया के साथ इन्होंने एक्सरसाइज किया, मलेशिया से होते हुए वो यहाँ से निकलते हुए जापान के अंदर चला गया है। तो चाइना को थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चाइना को तो हमेशा ही प्रॉब्लम होती है। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही चीज़ें बता रखी हैं जो मैंने थोड़ी सी आपको करवाई हैं। नया मुद्दा नहीं है, पुराना मुद्दा है, पहले भी आपको करवा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको सिर्फ एक रिवाइज करवाना था, क्योंकि इंडिया का भी यहाँ पे एक थोड़ा सा एंगल बनता है। हालांकि इंडिया का एक और एंगल है। इंडिया का एंगल ये है कि जो जापान की फ्रांस की जो कंपनी थी DSNS, इंडिया ने इस कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया था कुछ समय पहले, और इसने इंडिया को 2 सबमरीन सप्लाई करनी थी। अब ऐसा हुआ कि कुछ साल पहले कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स जो है वो लीक हो गए थे, जिसकी वजह से DSNS के ऊपर कुछ क्वेश्चंस उठे थे उसके सबमरीन सिस्टम के ऊपर। तो ऑस्ट्रेलिया को तभी से प्रॉब्लम थी इसके साथ, और फाइनली जब ऑस्ट्रेलिया को मौका मिला तो उसने डील को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो यही था पूरे का पूरा मामला, और यही था पूरा न्यूज़पेपर के एनालिसिस। इसके अलावा कुछ एडवांस रीडिंग भी आपको दिया हुआ है। एवरग्रांडे वाला इशू आप पढ़ सकते हो। एवरग्रांडे चाइना का सबसे बड़ा रियल एस्टेट कंपनी है, जिसके ऊपर $300 बिलियन से ज़्यादा का कर्जा चढ़ा हुआ है, और ये जिसको चुका नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है एवरग्रांडे बैंकरप्ट हो जाए, और जब एवरग्रांडे बैंकरप्ट होगी तो हो सकता है चाइना का पूरा रियल एस्टेट सेक्टर ही क्रैश कर जाए, अगर चाइनीज गवर्नमेंट ने एवरग्रांडे को बेल आउट नहीं किया तो। ऐसा ही कुछ हुआ था 2008 में, जब अमेरिका में लेमन ब्रदर्स नाम का बैंक बैंकरप्ट हो गया था, जिसकी वजह से जो है रिसेशन आ गया था। तो हो सकता है फ्यूचर में अगर एवरग्रांडे को चाइना की गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया तो इसी तरह का रिसेशन एक और देखा जा सकता है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन की एक आर्टिकल है यहाँ पे ओकस के, और देखे मैंने आपको बता ही दिया कि ओकस और क्वाड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है, तो ये भी आपका कवर करवा दिया मैंने। सीज फायर अलोंग द LOC के ऊपर सीज फायर है, काफ़ी समय से, फरवरी के महीने से ही सीज फायर है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के हथियार खत्म हो चुके हैं, उनके पास हथियार ही नहीं है। तो भैया जब आपके पास हथियार ही नहीं है, गोला बारूद ही नहीं है, तो सीज फायर तो करोगे ही मजबूरी में, है ना, वो यहाँ पे रीज़न है। अदरवाइज एक एडिटोरियल आप और पढ़ सकते हो, रिकमेंडेड है अगर आपके पास समय है तो, और इसको भी आप देख सकते हो, चेंजिंग द एग्री एक्सपोर्ट बास्केट। तो GS पेपर 3 से आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।